हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन पॉइंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आपकी इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है या भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास है। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। बेसिकली हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते ही किसके बारे में है? द कॉन्स्टिट्यूशनल या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के बारे में। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान के विषय में पढ़ने से पहले हम उन सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से भारत में संविधान एग्जिस्ट करता है या जिनके कारण हमारे भारत में संविधान का निर्माण हुआ है। बेसिकली यदि बात की जाए इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो सबसे पहला टॉपिक बनता ही क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन यदि हम बिल्कुल जीरो से बात करें या बिल्कुल जड़ से बात करें, तो भारत के संवैधानिक विकास तो शुरुआत या भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत तो सन 1773 ईस्वी में हुई थी। लेकिन भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया तो अंग्रेजों के द्वारा तय की गई थी या अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। और भारत आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज हुआ करता था जॉन मिल्डन हॉल तथा रॉल्फ फिंच। भारत में सर्वप्रथम जॉन मिल्डन हॉल नाम का व्यक्ति भारत आया था और किसके दरबार में? सन 1599 ईस्वी में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में भारत आया था रॉल्फ फिंच नाम का व्यक्ति। तो हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहां से अंग्रेजों ने भारत में आगमन की शुरुआत की थी, या हम बात करेंगे 1599 ईस्वी से लेकर के 1599 ईस्वी से लेकर के सन 1773 तक एक बार बात करेंगे, और फिर 1773 से लेकर के सन 1947 तक हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, जिसे हम दो चरणों में या 2 फेजेज में डिस्कस करेंगे। पहला चरण हुआ करेगा कंपनी रूल इन इंडिया या भारत में कंपनी का शासन जो चलेगा सन 1773 से लेकर के सन 1853 के चार्टर तक, जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1793 का चार्टर एक्ट, सन 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर तथा 1853 का चार्टर। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था हमारे भारत में, और उस विद्रोह के बाद कंपनी को अबोलिश्ड कर दिया गया था, कंपनी को बंद कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या महारानी विक्टोरिया के द्वारा ऐसी औपचारिक घोषणा की गई थी कि अब भारत में कंपनी का शासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का प्रशासन चलेगा। उसके बाद सेकंड फेज में हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज का शासन। और ध्यान रखेंगे सन 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के सन 1947 तक हम डिस्कस ही किसके बारे में करेंगे? क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज के शासन के बारे में, जिसके तहत हम बात करेंगे सन 1858 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम की, सन 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम, सन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम, सन 1905 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, सन 1935 का भारत शासन अधिनियम, सन 1940 में भेजा जाएगा अगस्त ऑफर अगस्त प्रस्ताव, सन 1942 में भेजा जाएगा क्रिप्स मिशन,
सन 1946 में भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन तथा सन 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिलेगी। ये वो सभी एक्ट्स हैं जो पारित कर करके भेजे जा रहे थे, कहाँ से? ब्रिटेन से या लंदन से। लेकिन उससे पहले सन 1599 ईस्वी से या अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के सन 1773 तक क्या हुआ, इसके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है हिस्ट्री में या इतिहास के आधुनिक भारत के पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ाया है, डिस्कस किया है, उन लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखेंगे। हम सब जानते हैं भारत आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज हुआ करता था जॉन मिल्डन हॉल। भारत आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज हुआ करता था जॉन मिल्डन हॉल। जो कब भारत आया था? 1599 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे 1599 ईस्वी में भारत में कौन रूल कर रहा था, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। 1526 ईस्वी से लेकर के सन 1857 ईस्वी तक भारत में शासन किनका रहेगा? मुगलों का रहेगा। और जो अपने परिपक्व चरण में कब से कब तक एडजस्ट करेगा, ध्यान रखेंगे सन 1526 ईस्वी से लेकर के सन 1707 ईस्वी तक 6 मुगल बादशाह भारत में एडजस्ट करेंगे, जिसमें से तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सन 1599 में भारत में क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। या इन दिस टाइम, इस समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? इस समय भारत में मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और सन 1599 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करता था या कौन हुआ करती थी? तो ध्यान रखेंगे इसी समय ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट या प्रथम। सन 1599 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेज भारत आया जॉन मिल्डन हॉल नाम का। और सन 1599 में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तथा ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी कौन? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। और सन 1599 ईस्वी में ही एक और अंग्रेज भारत आया जो विजिट करके गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में भी, जिसका नाम हुआ करता था रॉल्फ फिंच। सन 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल तथा रॉल्फ फिंच नाम के दो व्यक्ति भारत आए थे, ये दो अंग्रेज भारत आए थे। लेकिन रॉल्फ फिंच विजिट करके गया था कहां पर? कोर्ट ऑफ अकबर या अकबर के दरबार में। यही दोनों अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल तथा रॉल्फ फिंच नाम के दोनों अंग्रेज वापस गए ब्रिटेन। और वापस जाकर इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा एक ट्रेडर्स का एक दल बनाया गया, व्यापारियों का एक दल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। एक व्यापारियों का दल बनाया जिसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। और
यही मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का दल या यही मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप ब्रिटिश क्राउन महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम या महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार मांगने के लिए गया और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक चार्टर साइन किया गया, एक राजलेख साइन किया गया। बेसिकली चार्टर या राजलेख होता क्या है? ब्रिटेन के अंदर एक शाही घोषणा पत्र होता है, राजलेख जिसे चार्टर कहा जाता है। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा एक चार्टर साइन किया गया और उस चार्टर के तहत 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त हुए। लेकिन ये एकाधिकार क्या है? ध्यान रखेंगे, भारत तथा अन्य पूर्वी देश में पूरे के पूरे ब्रिटेन से केवल और केवल व्यापार करने का अधिकार किनके पास होगा? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ट्रेडर्स के ग्रुप के पास होगा। अदरवाइज कोई इंडिविजुअल व्यापारी आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। ऐसे प्रावधान महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा साइन किए गए। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप के द्वारा ही, ध्यान रखेंगे, इसी दिन या 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ही स्थापना की गई किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ट्रेडर्स के एक ग्रुप के द्वारा और इसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ब्रिटेन से आई थी तो ऑफिशियली ब्रिटिश लगना स्वाभाविक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसका नाम क्यों रखा गया हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस समय हम पढ़ेंगे यूरोपियन इन्वेजन इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन, जो आपका टॉपिक रहेगा मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का, तो उसमें यूरोपियंस का भारत आने का सही क्रम PDADF के फॉर्म में है और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी की फॉर्म में है। तो 5 अलग अलग जगह से यूरोपियंस भारत में आए थे और उन्होंने भारत में आकर व्यापार किया था। किस नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। जब पोर्टुगीज या पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने व्यापार किया पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। जिस समय डचेज भारत आए या डच लोग भारत आए, उन्होंने व्यापार किया डचेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक उसी प्रकार जिस समय ब्रिटिशर्स भारत आए, जिस समय फिरंगी भारत आए, उन्होंने व्यापार किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ध्यान रखेंगे, इसका नाम ईस्ट इंडिया ही क्यों रखा गया? हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की सर्वप्रथम खोज करने के लिए कौन निकला था? सन 1494 ईस्वी में या इन 1494, सन 1494 ईस्वी में कोलंबस नाम का व्यक्ति जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला था, जो अपना पानी का जहाज लेकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला भारत की खोज में। यह कोलंबस नाम का व्यक्ति अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक तो बिल्कुल सही आया, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद या अफ्रीका महाद्वीप के बाद इसके जहाज ने रास्ता भटका और इसे मुड़ना था पूर्व दिशा की ओर, लेकिन यह चला गया पश्चिम दिशा की ओर। और यह कहाँ पर पहुँच गया? यह वहाँ पहुँच गया जिसे हम वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, इस जगह को इसके द्वारा नाम दिया गया है वेस्ट इंडिया, जो वर्तमान में मॉडिफाई होकर क्या कहलाता है? वेस्ट इंडीज कहलाता है। इसके बाद इन 1498 ईस्वी में एक और यूरोपियंस भारत की खोज में निकला, जिसका नाम हुआ करता था वास्को डी गामा।
और यही वास्को डी गामा निकला था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से या लिस्बन से। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपने पानी के जहाज को लेकर निकला वास्को डी गामा और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक भी बिल्कुल सही आया और पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और यह उसी स्थान पर पहुंचा जहां वर्तमान में हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि भारत या इंडिया में। और चूंकि वेस्ट में प्राप्त होने वाले इंडिया को नाम दिया गया था वेस्ट इंडिया, इसलिए ईस्ट में प्राप्त होने वाले इंडिया को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया। इसी कारण से जितने भी यूरोपियंस भारत आएंगे वो सभी भारत में अपनी किस कंपनी के नाम से व्यापार करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से कहानी समझ आ गई होगी। और ध्यान रखेंगे महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा जो चार्टर साइन किया गया था उसमें जो एकाधिकार प्राप्त हुए थे उनका समय हुआ करता था 15 वर्ष। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के एकाधिकार दिए गए थे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को या मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए सन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, सन 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी किसकी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। और सन 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता था। और सन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करता हुआ एक और अंग्रेज भारत आया जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और यही कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचा कोर्ट ऑफ जहांगीर या जहांगीर के दरबार में। और कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा कहा गया कि हम ब्रिटिशर्स हैं, हम अंग्रेज हैं और हम ब्रिटेन से आए हैं, हमें भारत में व्यापार करने के लिए एक फैक्ट्री खोलने की मंजूरी दी जाए। जहांगीर के द्वारा सन 1608 ईस्वी में आए हुए कैप्टन विलियम हॉकिंस का अच्छी तरह से सम्मान किया गया और सन 1611 ईस्वी में इसको पहली फैक्ट्री खोले जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए, जो खुली ही कहाँ पर? या प्रथम अस्थायी फैक्ट्री खोली गई जो कहां पर खोली गई थी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश के ही मसूलीपट्टनम नामक स्थान से व्यापार कर रहे थे कौन? डच लोग भी। इसलिए जैसे ही अंग्रेजों की पहली कोठी या फैक्ट्री खोली गई मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो इनसिक्योरिटी हुई किनको? डचेज को। और डचोज के साथ या डचों के साथ डिस्प्यूट हो गए किनके? ब्रिटिशर्स के या फिरंगियों के। इसलिए इस परमिट को कैंसिल करना पड़ा। और ध्यान रखेंगे सन 1613 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक कोठी या प्रथम अस्थाई फैक्ट्री व्यापारिक कोठी या प्रथम अस्थाई फैक्ट्री खोली गई कहां पर? सूरत, गुजरात में। और अब पुर्तगालियों तथा डचों की तरह अंग्रेज भी भारत में क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। लेकिन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा जो चार्टर साइन किया गया था उसके द्वारा प्राप्त एकाधिकारों की अवधि केवल और केवल कितने वर्ष हुआ करती थी? 15 वर्ष हुआ करती थी। और सन 1600 ईस्वी में चार्टर को साइन किया गया था, तो ऑफिशियली सन 1615 ईस्वी में
ये एकाधिकार समाप्त होने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसलिए आई होप आप सबने ये ऊपर से नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं भाई। इसलिए सन 1615 ईस्वी में भारत आया एक और अंग्रेज जिसका नाम हुआ करता था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। और ध्यान रखेंगे यह सर टॉमस रो नाम का व्यक्ति प्रतिनिधित्व बनकर आया या प्रतिनिधित्व करता हुआ आया किसका? प्रिंस जेम्स प्रथम का। प्रिंस जेम्स फर्स्ट या प्रिंस जेम्स प्रथम का। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1615 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करता था? प्रिंस जेम्स फर्स्ट हुआ करता था या प्रिंस जेम्स प्रथम हुआ करता था। और सर टॉमस रो के द्वारा सन 1615 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। कुछ समय के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को इंक्रीज किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि बात करें सन 1662 ईस्वी की, तो सन 1662 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था प्रिंस चार्ली। प्रिंस चार्ली। और सन 1662 ईस्वी में ही पोर्टुगीज या पुर्तगाली राजकुमारी हुआ करती थी, राजकुमारी कैथरीन या प्रिंसेस कैथरीन। प्रिंसेस कैथरीन। सन 1662 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था प्रिंस चार्ली तथा पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती थी प्रिंसेस कैथरीन। सन 1662 ईस्वी में प्रिंस चार्ली गॉट मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन या इनके द्वारा शादी कर ली गई या विवाह कर लिया गया। और जैसे ही प्रिंसेस कैथरीन के साथ शादी हुई प्रिंस चार्ली की, तो बस सन 1662 ईस्वी में, चूंकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं पुर्तगालियों का ही अधिकार हुआ करता था उस समय मुंबई के व्यापार पर और मुंबई पर भी, तो सन 1662 ईस्वी में इस विवाह में ही मुंबई को या बॉम्बे को, जिसे हम उस समय बॉम्बे या बंबई कहा करते थे, बॉम्बे को या बंबई को दहेज में दे दिया गया। किसको? ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ली को या राजकुमार चार्ली को। प्रिंस चार्ली को बॉम्बे दहेज में मिला सन 1662 ईस्वी में। ऑफिशियली एरिया बढ़ चुका था अंग्रेजों का, मुंबई भी दहेज में मिल चुका था। और इसी मुंबई को प्रिंस चार्ली के द्वारा रेंट पर दिया गया या किराए पर दिया गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किराया कितना हुआ करता था? 10 पाउंड पर ईयर, 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर रेंट पर या किराए पर दिया गया। किसको? मुंबई को। और किराए पर लेने वाले कौन हुआ करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी अभी तक भी बिल्कुल सकुशल चल रही थी, सब कुछ सही सलामत चल रहा था। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की,
तो ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में अपना व्यापार कर रही थी, और वो तीनों प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी बंगाल, मद्रास तथा बॉम्बे या बंबई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी से व्यापार कर रही थी, बंगाल, मद्रास तथा बंबई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रत्येक प्रेसिडेंसीज में एक हुआ करता था गवर्नर, एक हुआ करता था डेप्यूटी गवर्नर, जिसे हम बेसिकली डिप्टी गवर्नर भी बोल देते हैं, और 24 हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 अलग अलग स्थानों से 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में भारत से व्यापार कर रही थी, बंगाल, मद्रास तथा बंबई। बंगाल वह क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। मद्रास वह क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं, और बंबई वह क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में महाराष्ट्र तथा मुंबई के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर हुआ करता था, एक डेप्यूटी या गवर्नर या डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और 24 हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी सकुशल यहाँ से क्या चला रही थी, व्यापार चला रही थी। कहानी अब तक भी सही चल रही थी, लेकिन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1717 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। कौन? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। और इसी मुगल बादशाह फर्रुखशियर के पैर में एक बार फोड़ा निकला, और भारत का कोई भी वैद्य या राजवैद्य उसको सही नहीं कर सका। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ब्रिटिश डॉक्टर आए हुए थे, जिनके द्वारा ये दावा किया गया कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं मुगल बादशाह फर्रुखशियर का फोड़े को सही कर सकता हूँ। और मात्र पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हुए ब्रिटिश डॉक्टर्स के द्वारा या अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा फर्रुखशियर के फोड़े को सही कर दिया गया। नौबत इतनी आ गई थी कि भारतीय राजवैद्यों के द्वारा पैर को पूरी तरह से काटने की सलाह दे दी गई थी फर्रुखशियर को, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश डॉक्टर या अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा फर्रुखशियर के पैर को बचाया गया, बस वैसे ही फर्रुखशियर के द्वारा खुश होकर के सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनाया गया गोल्डन ऑर्डिनेंस या स्वर्णिम फरमान। गोल्डन ऑर्डिनेंस या स्वर्णिम फरमान। और यही स्वर्णिम फरमान तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। यही स्वर्णिम फरमान तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या हुआ करता था गोल्डन ऑर्डिनेंस या क्या हुआ करता था स्वर्णिम फरमान? आइए समझेंगे। अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे थे बंगाल, मद्रास तथा बंबई, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी से। फर्रुखशियर के द्वारा गोल्डन ऑर्डिनेंस ये दिया गया कि पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी या पूरे के पूरे बंगाल बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्र से टैक्स फ्री व्यापार कीजिए या कर मुक्त व्यापार कीजिए। कहने का मतलब 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी से व्यापार किया करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और टैक्स पे किया करती थी किनको? या व्यापार करने का कर दिया करती थी किनको? मुगल बादशाहों को या मुगलों को। लेकिन सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा स्वर्णिम फरमान सुना गया कि आप पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्र से टैक्स फ्री व्यापार कीजिए, कर मुक्त व्यापार कीजिए। आपसे बंगाल प्रेसिडेंसी से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और बस यही कारण है कि अंग्रेजों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी खुली ही कहाँ पर थी? सूरत, गुजरात में खुली थी। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अधिकार सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? बंगाल में किया गया। अभी तक भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन
एक एक्ट पारित करके भेजा गया एक एक्ट पारित करके भेजा गया सन 1726 ईस्वी में। ब्रिटेन के द्वारा सन 1726 ईस्वी में एक एक्ट भेजा गया, और ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में या अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लॉ मेकिंग के या विधि के निर्माण के आदेश दिए गए। अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र में विधि का निर्माण कर सकेंगे या लॉज बना सकेंगे कौन? गवर्नर। ऐसा प्रावधान किया गया सन 1726 के चार्टर के तहत। और ध्यान रखेंगे ये पहले तो अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र के अंदर ही लॉ बनाने लगे, लेकिन जिस समय इनका डोमिनेंस बढ़ने लगा तो उस समय इनका क्राइटेरिया अपने आधिकारिक क्षेत्र से भी बाहर जाने लगा, और ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स के द्वारा लॉज बनाए जाने लगे या विधि का निर्माण किया जाने लगा या कानून बनाए जाने लगे, और फिर इन्होंने अपने कानूनों का विस्तार अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर तक भी कर दिया। यहीं पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बात कर लेते हैं इस समय भारत में क्या चल रहा था। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग साथ के साथ नोट कर रहे हैं, तो रफ कर देते हैं। ध्यान रखेंगे इस समय भारत में क्या चल रहा था, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सन 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी किसकी? सन 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, या मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिक्लाइन शुरू हुआ था या पतन शुरू हुआ था किसका? फिरंगियों का, या पतन शुरू हुआ था किनका? मुगलों का। या हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में डाउनफॉल्स ऑफ मुगल्स, और उत्कर्ष हुआ था किनका? फिरंगियों का या अंग्रेजों का, या राइज ऑफ ब्रिटिशर्स। अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे सन 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में जाने लगा, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा हुआ करता था कि डूबते डूबते भी लगभग 150 वर्ष लग गए थे। सन 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे सूबों ने स्वतंत्र होना शुरू किया, या सभी सूबे धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए किनसे? मुगलों से। और ध्यान रखेंगे स्वतंत्र होने वाला एक सूबा हुआ करता था बंगाल। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं बंगाल सूबे से रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार भी किनके पास हुआ करते थे? मुगलों के पास हुआ करते थे। और औरंगजेब के समय में मुगलों में या मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर 21 सूबे हुआ करते थे, जिनमें से एक सूबा हुआ करता था बंगाल। और सन 1713 ईस्वी की यदि बात करें तो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खां, और इसी मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खां। और ध्यान रखेंगे जैसे ही मुर्शीद कुली खां ने देखा कि बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा है किनका? मुगलों का, या पतन हो रहा है किनका? मुगलों का, तो बस मुर्शीद कुली खां ने टैक्स देना बंद कर दिया किसको? मुगलों को, और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। कहाँ का? बंगाल का, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका हुआ करती थी। मुर्शीद कुली खां के द्वारा अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर या स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। कहाँ का? बंगाल का। और ध्यान रखेंगे मुर्शीद कुली खां ही बना सन 1713 ईस्वी में
फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल या बंगाल का प्रथम नवाब, यही कहलाया बंगाल का प्रथम नवाब, जो बना ही कब था, सन 1713 ईस्वी में। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा सन 1700 ईस्वी में सूबेदार बनाया गया था किसे, मुर्शीद कुली खां को। और सन 1713 ईस्वी में बंगाल का प्रथम नवाब भी कौन बना, मुर्शीद कुली खां बना। तो सूबेदारी के पद पर सन 1700 लेकर के सन 1713 ईस्वी तक रहा मुर्शीद कुली खां। और यदि बात की जाए बंगाल के नवाब के रूप में, तो ध्यान रखेंगे सन 1713 ईस्वी से लेकर के सन 1727 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम नवाब बना रहा कौन, मुर्शीद कुली खां। ध्यान रखेंगे इसके बाद या इसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल का अगला नवाब बना सुजाउद्दीन। जो बंगाल का दूसरा नवाब बना करता था या हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे सुजाउद्दीन ने शासन किया सन 1727 से लेकर के सन 1739 ईस्वी तक। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब बना सरफराज खां। केवल एक वर्ष के लिए या सन 1739 से लेकर के सन 1740 ईस्वी तक। और केवल एक वर्ष के लिए क्यों बना, क्योंकि इसी का एक चचेरा भाई तथा इसी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था अलीवर्दी खां। और इसी अलीवर्दी खां के द्वारा चेतावनी दी गई सरफराज खां को कि या तो पूरी तरह से मुझे राज्य को समर्पित कर दिया जाए, अदरवाइज आई किल यू, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं किया सरफराज खां ने, तो अलीवर्दी खां के द्वारा आक्रमण किया गया सरफराज खां के ऊपर। और एक फेमस बैटल बंगाल की हिस्ट्री में लिखा गया जो कहलाया बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध जो हुआ ही कब था, सन 1740 ईस्वी में, इन बिटवीन अलीवर्दी खां एंड सरफराज खां। और इस युद्ध में सरफराज खां की हत्या करने के पश्चात बंगाल का अगला नवाब बना अलीवर्दी खां। और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के मंसूबों को समझने वाला या इस बात को समझने वाला कि अंग्रेज यहाँ पर कर तो व्यापार रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना नहीं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है या यहाँ पर प्रशासन चलाना है। इस बात को समझने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति भी कौन हुआ करता था, अलीवर्दी खां ही हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे अगला नवाब बना अलीवर्दी खां। जो कब से कब तक बंगाल का नवाब बना रहा, सन 1740 ईस्वी से लेकर के सन 1756 ईस्वी तक। लेकिन अलीवर्दी खां के द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं किया गया या कोई भी रिएक्ट नहीं किया गया किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद अगला मुगल बादशाह बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला केवल एक वर्ष के लिए सन 1756 ईस्वी से लेकर के सन 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा सिराजुद्दौला। और क्यों केवल एक ही वर्ष तक बना रहा समझेंगे। ध्यान रखेंगे यही मुर्शीद कुली खां हुआ करता था जिसके द्वारा राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद, हालांकि मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना भी मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही की गई थी। और स्थापना के पश्चात राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद तथा मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला भी कौन हुआ करता था, मुर्शीद कुली खां हुआ करता था। बात कर रहे थे सिराजुद्दौला के बारे में, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1756 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और कुछ ही दूरी पर बंगाल में ही व्यापार कर रहे थे कौन, डचेज लोग भी।
डच भी व्यापार कर रहे थे बंगाल से तथा ब्रिटिशर्स भी व्यापार कर रहे थे बंगाल से। और इन लोगों के द्वारा सन 1756 ईस्वी में या इन दिस टाइम, इस समय अपनी अपनी प्रेसिडेंसी की, अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र की किलाबंदी करनी शुरू कर दी या घेराबंदी करनी शुरू कर दी। और बस जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज तथा डचेज लोग अपने अपने क्षेत्र की किलाबंदी कर रहे हैं, तो सिराजुद्दौला के द्वारा चेतावनी भिजवाई गई कि आप अपने अपने क्षेत्र की किलाबंदी बंद कर दे। क्यों? क्योंकि किलाबंदी करना तो शासकों का या रूलर्स का काम है। आप तो यहाँ पर केवल और केवल ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर घेराबंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिराजुद्दौला की बात मान ली गई डचेज के द्वारा, लेकिन नहीं मानी गई किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, फिरंगियों के द्वारा। और अपनी चेतावनी के अनुसार 20 जून या 20 जून सन 1756 ईस्वी को कराई गई ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं काल कोठरी की घटना। क्या थी ब्लैक होल ट्रेजेडी या क्या हुआ करती थी काल कोठरी की घटना, समझेंगे। सिराजुद्दौला की चेतावनी के पश्चात भी अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी की किलाबंदी करना बंद नहीं किया या घेराबंदी करना बंद नहीं किया। इसलिए बंगाल के ही कलकत्ता के अंदर कासिम बाजार के अंदर फोर्ट विलियम नामक स्थान पर, या फोर्ट विलियम कासिम बाजार कलकत्ता या कैलकटा, जो कहां पर एग्जिस्ट करता था? बंगाल में एग्जिस्ट करता था। अपनी प्रेसिडेंसी की घेराबंदी अंग्रेज कर रहे थे फोर्ट विलियम नामक स्थान पर, और इसी फोर्ट विलियम नामक स्थान पर जाकर के चढ़ाई कर दी गई सिराजुद्दौला के द्वारा। और यहाँ पर मिले सभी अंग्रेजों को, यहाँ पर प्राप्त हुए 146 अंग्रेजों को एक ब्लैक होल में, एक काल कोठरी में ठूस ठूस कर भर दिया गया। एक कमरे में ठूस ठूस कर भर दिया गया, जिस कमरे की डायमेंशन हुआ करती थी 15 बाय 18 फीट। वह कमरा 18 फीट लंबा तथा 15 फीट चौड़ा हुआ करता था, और वह पूरी तरह से काल कोठरी हुआ करती थी। उसमें प्रकाश का या लाइट का कोई भी सोर्स नहीं हुआ करता था। उसी काल कोठरी में घुटनों घुटनों तक या लगभग 1.5 फीट तक पानी भराया गया, और इन 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस कर उस काल कोठरी में भर दिया गया। और यह काल कोठरी खोली गई 48 घंटों के बाद, या 22 जून सन 1756 को खोली गई यह काल कोठरी। और जिस समय यह काल कोठरी 22 जून सन 1756 को खोली गई, तो उन 146 अंग्रेजों में से मर चुके थे 123 अंग्रेज, या 123 अंग्रेजों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और जिंदा बचे थे केवल और केवल 23 अंग्रेज या 23 लोग। और इन्हीं 23 लोगों में एक व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसका नाम हुआ करता था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल। इसी विलियम हॉलवेल के द्वारा ब्लैक होल ट्रेजेडी को या काल कोठरी की घटना को रिटर्न करके अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को बताया गया, या ब्रिटेन ये जानकारी पहुंचाई गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बंगाल के लोकल रूलर सिराजुद्दौला के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। किन पर? अंग्रेजों पर। बस उसके ही बाद सन 1757 ईस्वी में बंगाल के या बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर बना करके भेजा गया, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। और क्यों भेजा गया? ताकि सिराजुद्दौला से बदला लिया जा सके। ध्यान रखेंगे, सन 1757 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर, हालांकि गवर्नर तो पहले भी हुआ करते थे,
लेकिन उन गवर्नर्स के बारे में हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनके बारे में पढ़ने की। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था। इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे कंसिडर्ड किया जाता है, या सन 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा गया किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। और इसी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सन 1757 ईस्वी में ही सिराजुद्दौला के साथ एक बैटल लड़ा गया, एक युद्ध लड़ा गया, जो कहलाया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जो हुआ ही कब था? सन 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, या प्लासी का युद्ध हुआ इन बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल या बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि मात्र 1.5 घंटे या 90 मिनट तक चला क्या प्लासी का युद्ध, और 1.5 घंटे में ही सिराजुद्दौला की सेना पीछे हट गई, या सिराजुद्दौला की सेना की हार हुई और जीत हुई किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की या अंग्रेजों की। और ध्यान रखेंगे जिसके दो मुख्य कारण हुआ करते थे। पहला मुख्य कारण हुआ करता था कि रॉबर्ट क्लाइव के सैनिकों के पास बंदूकें हुआ करती थी तथा सिराजुद्दौला के सैनिकों के पास केवल और केवल तलवारें तथा ढाल हुआ करती थी। और जिसका दूसरा मुख्य कारण हुआ करता था सिराजुद्दौला का ही सेनापति, जिसका नाम हुआ करता था मीर जाफर। और ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला का ही एक और मंत्री, जिसका नाम हुआ करता था राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर तथा सिराजुद्दौला का ही एक मंत्री राय दुर्लभ हुआ करता था, जो युद्ध में लड़ने के लिए गए थे सिराजुद्दौला की तरफ से या सिराजुद्दौला की ओर से, और वहां जाकर मिल गए थे किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ या अंग्रेजों के साथ, जो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य दूसरा कारण बना। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और सिराजुद्दौला की हत्या के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला बंगाल का नवाब बनाया गया किसे? मीर जाफर को। बंगाल के नवाब तो मुर्शीद कुली खां से बन रहे थे, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बंगाल का नवाब कौन हुआ, तो ध्यान रखेंगे सन 1757 से लेकर के सन 1760 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। और यही हुआ करता था अंग्रेजों के द्वारा प्रथम। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर, या अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के पश्चात या अंग्रेजों के डोमिनेंस में बंगाल का प्रथम नवाब बना मीर जाफर, जो बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा? सन 1757 से लेकर के सन 1760 तक रहा। ध्यान रखेंगे इसके पश्चात सन 1760 से लेकर के सन 1763 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर का ही सेनापति तथा दामाद, जो कौन हुआ करता था? मीर कासिम। सन 1760 ईस्वी से लेकर के सन 1763 तक बंगाल का अगला नवाब बना मीर कासिम, और इसी मीर कासिम के द्वारा स्ट्रेटजी बनाई गई या रणनीति बनाई गई कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो पूरे के पूरे बंगाल, या हो सकता है इन फ्यूचर भविष्य में पूरे के पूरे भारत में भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाए? अंग्रेज चलाए या फिरंगी चलाए। तो बस इसी मीर कासिम के द्वारा निमंत्रण भिजवाया गया दो लोगों को। एक हुआ करता था उस समय भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, और एक हुआ करता था उस समय अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला।
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला को निमंत्रण भिजवाया गया और ऐसा कहा गया मीर कासिम के द्वारा कि हम आपसी रंजिशों को तो बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन अंग्रेजों को या इन फिरंगियों को भारत से भगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये भारत में रहेंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी यहाँ के लोकल्स रूलर को, और एक दिन ऐसा होगा कि यही अंग्रेज पूरे के पूरे भारत में क्या कर रहे होंगे, प्रशासन चला रहे होंगे। तो बस निमंत्रण प्रस्ताव मान लिया गया शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के द्वारा, लेकिन सन 1763 ईस्वी में जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि मीर कासिम उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहा है, रणनीति बना रहा है, तो एक बार फिर से अगला नवाब बनाया गया किसे, सन 1763 ईस्वी से लेकर के सन 1764 ईस्वी तक एक बार फिर से नवाब बनाया गया किसे, मीर जाफर को ही। लेकिन भाई साहब स्ट्रेटजी या रणनीति तो बन चुकी थी, इसलिए मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की तीनों सेनाओं ने मिलकर या तीनों सेनाओं ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के साथ एक और युद्ध किया, जो भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध लड़ा ही कब गया, 1764 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था। हमें ऐसा लगेगा या आपको ऐसा लगेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम हुआ करता था, लेकिन ध्यान रखेंगे बक्सर के युद्ध के समय भी बंगाल का नवाब मीर जाफर ही हुआ करता था, क्योंकि सन 1763 में अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम को नवाब के पद से हटवा दिया गया था। और बैटल लड़ा गया इन बिटवीन, एक तरफ हुआ करती थी हमारी तीनों सेनाएं बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कौन, मीर कासिम। मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला। और ध्यान रखेंगे इसी समय बैटल ऑफ बक्सर में या बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के सेनापति हुआ करते थे, कौन, हेक्टर मुनरो। लेकिन हमारी तीनों सेनाएं भी मिलकर नहीं हरा पाई किसको, अंग्रेजों को, और एक बार फिर से सिराजुद्दौला की हत्या के पश्चात हार का मुंह देखना पड़ा हमारी तीनों सेनाओं को, और एक बार फिर से विजयी कौन हुए, अंग्रेज या फिरंगी। बस जैसे ही अंग्रेजों की एक बार फिर से विजय हुई तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक संधि करवाई गई, ध्यान रखेंगे, जो कहलाई या सन 1765 में हुई एक संधि या एक ट्रीटी जो कहलाई इलाहाबाद की संधि। इन बिटवीन या किस किस के मध्य, ध्यान रखेंगे एक तरफ हुआ करते थे हमारे मुगल बादशाह जिनका नाम हुआ करता था शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, और दूसरे हुआ करते थे अवध के नवाब जिनका नाम हुआ करता था शुजाउद्दौला। और दूसरी तरफ हुआ करते थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और इस संधि में ही बंगाल प्रांत से या पूरे के पूरे बंगाल क्षेत्र से रेवेन्यू जनरेट करने के या राजस्व प्राप्त करने के सारे अधिकार किसके पास चले गए, रॉबर्ट क्लाइव के पास चले गए। और ध्यान रखेंगे ठीक इसी समय सन 1765 ईस्वी में ही बंगाल में लगाई गई द्वैध शासन या डायर की, बंगाल में द्वैध शासन जो कब से कब तक चली, सन 1765 से लेकर के सन 1772 ईस्वी तक चली। क्या हुआ करती थी, डायर की ऑफ बंगाल या डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल या बंगाल का द्वैध शासन।
हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बंगाल से अभी तक रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार किनके हुआ करते थे, या सन 1713 तक किनके हुआ करते थे, मुगल बादशाह के हुआ करते थे। और सन 1713 से लेकर के अब तक वहां पर टैक्स कौन लिया करते थे, बंगाल का लोकल रूलर, या जिसे हम जानते थे बंगाल के नवाबों के नाम से। लेकिन सन 1765 से लेकर के सन 1772 तक बंगाल की जनता से डबल डबल टैक्स वसूल किए जाएंगे, और इन्हीं 7 सालों को कहा जाएगा भारत की लूट। अभी तक भारत का सबसे धनी और सबसे संपन्न राज्य ही क्या हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। और इन्हीं 7 सालों में लूट करके भारत का सबसे गरीब राज्य बना दिया जाएगा, किसको, बंगाल को। बंगाल के लोगों से डबल डबल टैक्स वसूल किए जाएंगे। जो प्रथम टैक्स हुआ करेगा, जो फर्स्ट टैक्स हुआ करेगा, वो डायरेक्टली जाया करेगा किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ध्यान रखेंगे जो दूसरा टैक्स हुआ करेगा वो जाया करेगा वहां के लोकल रूलर को। और इस समय यहाँ का लोकल रूलर कौन हुआ करता था, या सन 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया था, राय दुर्लभ को। ये वही राय दुर्लभ है जिसके द्वारा सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया गया था। बंगाल का नवाब बनाया गया राय दुर्लभ को, लेकिन यह राय दुर्लभ या वहां का लोकल रूलर भी दूसरे टैक्स का 81% या 81% भाग किसे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। मतलब पूरी तरह से या गैर कानूनी तरीके से डबल डबल टैक्सेस वसूल किए जाने लगे बंगाल के लोगों से। और बस जैसे ही इस 7 साल के पीरियड के बारे में अदर यूरोपियन कंट्रीज को पता चला तथा अन्य यूरोपीय देशों को पता चला, तो बस वैसे ही प्रेशर पड़ा किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर या ब्रिटिशर्स के ऊपर। और अन्य यूरोपियन देशों के द्वारा ऐसा कहा गया, या अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा ऐसा कहा गया ब्रिटिश को या ब्रिटिश क्राउन को, कि बेसिकली आप भारत में लूट ही करने गए हैं तो करेंगे तो लूट ही, लेकिन लूट करने का भी कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई विधि होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। तो बस जैसे ही बात की जाएगी सिस्टम की, जैसे ही बात की जाएगी लॉ की, जैसे ही बात की जाएगी विधि की, जैसे ही बात की जाएगी कानून की, बस वैसे ही शुरुआत हो जाएगी भारतीय राज्य व्यवस्था की या इंडियन पॉलिटी की। क्योंकि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था का बेसिक मीन्स ही क्या होता है, भारत में राज करने की व्यवस्था। तो भारत में राज करने की व्यवस्था के तहत सन 1772 के बाद जितने भी प्रावधान बना करके भेजे जाएंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिरंगियों के द्वारा, बस उन्हीं प्रावधानों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारा सबसे पहला ही टॉपिक क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। ध्यान रखेंगे सन 1773 ईस्वी में वापस बुला लिया गया किसे, रॉबर्ट क्लाइव को, और बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया किसे, सॉरी 72 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। और इसी बंगाल के दूसरे गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंद की गई बंगाल की लूट, या सॉरी भारत की लूट, या बंगाल में द्वैध शासन का अंत। बंगाल में द्वैध शासन का अंत। और यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सन 1772 से लेकर के वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वेलकम अगेन।
आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं पॉलिटी में हिस्ट्री की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे जिन जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस सत्र को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।